हेलो स्टूडेंट, जीत आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आजकल हम देख रहे हैं कि स्टेट के अंदर जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उत्तराखंड सेक्शन से पूछे जाते हैं। जिसमें उत्तराखंड का जो हिस्ट्री का सेक्शन है उसकी कंटिन्यू क्लास में आपकी लूँगा। उसमें जितने भी फैक्ट और कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं सभी डिस्कस करूँगा आपके साथ। और आपको यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर पूरा ही का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा उत्तराखंड इतिहास से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले उसमें आता है कि उत्तराखंड का जो इतिहास है उसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अर्थात उ- इतिहास को जानने के साधन क्या क्या हैं, कौन कौन से स्रोत हैं, ये हमारा टॉपिक होगा। तो आज पहली क्लास है, तो अब मैं शुरू करता हूं। उत्तराखंड इतिहास, उत्तराखंड जो इतिहास है, इतिहास इसकी जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत देखिए प्राचीन काल से ही हम देखते हैं, प्री हिस्ट्री से हम देखते हैं कि उत्तराखंड मानव सभ्यता का केंद्र रहा है। मानव सभ्यता का केंद्र रहा है, केंद्र, या मैं ये भी कहा जा सकता है कि निवास स्थल रहा है, स्थल रहा है। इसकी जानकारी बहुत से एविडेंस हैं उससे मिलती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पर क्षेत्रीय वंशों ने शासन किया। यहाँ का जो इतिहास लिखा गया वो लिपिबद्ध तो है, लेकिन उसमें क्रमबद्धता का अभाव देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ के यदि हम स्रोतों की बात करते हैं, स्रोत, तो इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। दो भाग, इसमें एक है साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेचर, साहित्यिक स्रोत, और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो सबसे पहले हम लेकर चलेंगे लिटरेचर को, यानी साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। ये जो साहित्यिक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत, इसे भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। इसमें एक है धार्मिक, धार्मिक, और एक है अधार्मिक, अधार्मिक। यानी धार्मिक से तात्पर्य होता है कि धर्म से संबंधित कौन कौन से एविडेंस यहाँ मिलते हैं जिनका संबंध धर्म से है, और अधार्मिक का मतलब होता है कि उसमें का संबंध धर्म से नहीं है। तो देखिए धार्मिक में हिंदू धर्म ग्रंथ जानकारी देते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ जानकारी देते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ का मतलब होता है, देखिए हिंदू धर्म का मतलब है शैव धर्म और वैष्णव धर्म। हिंदू धर्म में दो धर्म आते हैं, शैव धर्म जिसमें शिव की पूजा होती है, और वैष्णव धर्म। ये जो वैष्णव धर्म है इसी को हम भागवत धर्म भी कहते हैं। हिंदू, इसके साथ हिंदू इसी में के साथ साथ वेद भी जानकारी देते हैं। और वेदों की यदि बात करें तो ऋग्वेद, एक नाम आता है ऋग्वेद, और अथर्ववेद से जानकारी मिलती है, अथर्ववेद। इसके साथ साथ स्कंद पुराण, स्कंद पुराण, पुराण, और महाभारत से भी जानकारी मिलती है, महाभारत। देखिए ये जो वेद हैं, इन वेदों के ब्राह्मण लिखे गए हैं। तो दो ब्राह्मण हैं, एक का नाम ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण, ब्राह्मण। जब आपने वैदिक पीरियड पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा ऐत्रेय और कौशिक की, ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं। एक सतपथ ब्राह्मण है, सतपथ ब्राह्मण। ये सतपथ ब्राह्मण बेसिकली यजुर्वेद, यजुर्वेद का है, इससे भी जानकारी मिलती है। और उपनिषद भी जानकारी देते हैं, उपनिषद। तो हिंदू धर्म जानकारी देता है, इसके साथ साथ जैन धर्म भी, जैन धर्म ये भी जानकारी देता है, और बौद्ध धर्म से भी जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म। देखिए बौद्ध धर्म में एक नाम सुना होगा आपने, दिव्यावदान, दिव्यावदान ये भी जानकारी देता है। दिव्यावदान के साथ साथ महावंश, महावंश से भी जानकारी मिलती है, ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। और जातक, जो जातक कथाएं हैं जिसमें बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानियां हैं, उससे भी हमें जानकारी मिलती है। तो जो धार्मिक स्रोत हैं वो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए। अब हम अधार्मिक स्रोतों की बात करते हैं कि वो अधार्मिक स्रोत कौन कौन से हैं। अधार्मिक, देखिए अधार्मिक स्रोतों में हम यहां पर लेकर चलेंगे विदेशी विवरण, विदेशी विवरण,
अगर विदेशी विवरण की बात करें, विदेशी विवरण से तात्पर्य कि बहुत से विदेशी यात्रियों का भारत में आगमन हुआ। तो भारत में आने वाला जो पहला विदेशी यात्री था, उसमें एक नाम आता है मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज भी जानकारी देता है, मेगास्थनीज जानकारी। इसके साथ साथ ह्वेनसांग जानकारी देता है, ह्वेनसांग। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो ह्वेनसांग है, आपने सुना होगा कि हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, सही आंसर है। लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में इसका सर्वप्रथम आगमन किसके दरबार में हुआ था, तो भास्कर वर्मन, कामरूप का एक शासक होता था, उसके दरबार में आया। वहां से एक मैत्री प्रस्ताव लेकर हर्षवर्धन के दरबार में आया, और हर्षवर्धन के दरबार से पल्लव वंश का एक शासक था दक्षिण भारत में, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के दरबार में गया था। तो ये हर्षवर्धन का भी उत्तराखंड में आगमन हुआ, और इसी ने काशीपुर को गोविशान की संज्ञा दी थी। ये भी आया है। इसके साथ साथ अलबरूनी एक नाम आता है, अलबरूनी, बरूनी, ये गजनवी के साथ भारत आया था। इसकी एक पुस्तक का नाम भी सुना होगा आपने, किताबुल हिंद, जो अरबी भाषा में है, और उसका इंग्लिश ट्रांसलेट सचाऊ ने किया था। और भी कुछ विदेशी विवरण हैं, जैसे हेरोडोटस भी जानकारी देता है, टालमी भी जानकारी देता है, और प्लिनी भी देता है। लेकिन आपसे जो एग्जाम में पूछने की संभावना है वो यही है। अब हम देखते हैं, कुछ भारतीय विद्वान हैं जो जानकारी देते हैं। यहां पर एक नाम आता है पाणिनि। देखिए, पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ये जानकारी देती है। एक राजशेखर नाम आता है, राजशेखर, और राजशेखर काव्य मीमांसा, इसने एक पुस्तक लिखी, काव्य मीमांसा, मीमांसा, इससे भी जानकारी मिलती है। बाणभट्ट, बाणभट्ट, इसकी एक पुस्तक का नाम है कादंबरी, और एक नाम है हर्षचरित्र, लेकिन हर्षचरित्र से जानकारी मिलती है, और ये हर्षचरित्र हर्षवर्धन का दरबारी कवि रहा है। अब यहीं पर एक नाम आता है कालिदास। देखिए, जो कालिदास है, कालिदास, ये चंद्रगुप्त सेकंड, ये जो चंद्रगुप्त सेकंड है, इसे हम देवगुप्त भी कहते हैं। गुप्तों का बहुत ही महान सम्राट रहा है, और इस चंद्रगुप्त सेकंड ने रजत मुद्रा भी चलाई थी, जिसे रूपक कहते हैं। इसके साथ साथ इसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। तो जो उसके दरबार में कालिदास रहता था, इसकी एक पुस्तक मेघदूत है, मेघदूत, एक रघुवंश है, रघुवंश, और रघुवंश के साथ साथ एक कुमार संभव। देखिए, पुस्तक तो इसकी और भी बहुत हैं, है ना, लेकिन ये 3 पुस्तक जो हैं, ये उत्तराखंड की जानकारी देती हैं। यहाँ के जो शासक हैं, उत्तराखंड के जो शासक हैं, जैसे पूर्व में हम देखते हैं कि चंदों का शासन होता था, पश्चिम में हम देखते हैं कि पंवारों का शासन होता था। इन्होंने भी बहुत से विद्वानों को प्रोटेक्शन दिया है, यानी अपने दरबार में शरण दी। जैसे एक नाम सुना होगा आपने, एक शासक होता था मानशाह। तो मानशाह के दरबार में भरत कवि रहते थे, भरत कवि, और भरत कवि ने एक पुस्तक लिखी, इसकी पुस्तक का नाम है मानोद्य काव्य, मानोद्य काव्य, काव्य, ये भी जानकारी देती है। इसके साथ साथ जैसे कि आप लोग देखेंगे, जब चंद और पंवार शासन करते थे, तो अखिल भारत में सल्तनत का भी शासन रहा, और मुगलों का भी, और इन्होंने मुगलों के पैरेलल शासन भी किया है। तो अगर हम इस्लामिक साहित्यों की बात करते हैं, इस्लामिक साहित्यों की बात करें, साहित्य, तो इस्लामिक साहित्यों में एक नाम आता है शाहजहांनामा, नामा, एक नाम आता है जहांगीर नामा, नामा, और एक तारीख बदायूनी, तारीख ए बदायूनी, बदायूनी, ये जो पुस्तक हैं, ये भी जानकारी देती है। तो देखिए, जो साहित्यिक स्रोत थे, उसमें धार्मिक और अधार्मिक, इनको 2 पार्ट में हमने किया। धर्म में कौन कौन से एविडेंस मिले, कहां कहां से मिले, और अधार्मिक के लिए कौन कौन से एविडेंस थे, इस पे हमने चर्चा की। अब हम लेकर चलेंगे पुरातात्विक साक्ष्य।
देखिए, पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, यानी जो हमने खुदाई आदि की उसमें जो जो भी हमें यहाँ से मिला है वो सब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में आता है। पुरातात्विक साक्ष्य, स्टूडेंट्स, ये जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, एक्चुअली में क्या है, इसमें उत्तराखंड के विभिन्न भाग हैं, अलग अलग हिस्सों से हमें मानव कंकाल मिले, मानव कंकाल, कंकाल, इसके साथ साथ हमें मंदिर, शैलाश्रय चित्र, बहुत सी मुद्राएं मिली, करेंसी, बहुत से एडिक्ट यानी अभिलेख मिले, अभिलेख, मूर्तियां मिली, मूर्तियां, नौले, किले, किले आदि, ये सब इसी में आ जाते हैं। तो यहाँ जो मानव कंकाल आदि जितने भी यहाँ पर वस्तुएं आदि जो भी मिल रहा है, ये इस चीज को दर्शाता है कि प्रागैतिहासिक काल से ही उत्तराखंड मानव का एक निवास स्थल रहा। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम अभिलेखों की बात करते हैं, अभिलेख, इसे इंग्लिश में एडिक्ट कहते हैं। ये जो अभिलेख हैं ये विभिन्न वंशों के मिले हैं, विभिन्न वंशों के मिले, यानी बहुत से वंशों ने यहाँ पर शासन किया। जैसे कुनिंद वंश की बात करते हैं, योद्धियों की बात करते हैं हम, इसके साथ साथ चंदों की बात करते हैं, पंवारों की बात करते हैं, उनके यहाँ पर बहुत से अभिलेख मिले। और ये जो अभिलेख हैं बेसिकली ये शिलालेख हैं, शिलालेख, शिलालेख और ताम्रपत्र लेख के रूप में मिले। ताम्रपत्र लेख, शिलालेख का मतलब होता है कि चट्टानों को काटकर जो शिलाओं पर लिखे गए हैं उसे शिलालेख कहते हैं। जैसे कालसी में भी देखा होगा कि अशोक का भी एक शिलालेख मिला है हमें। इसी तरीके से ताम्रपत्र लेख, कॉपर एडिक्ट, ये तांबे की प्लेट पर खुदे हुए थे। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत से अभिलेख मंदिरों की दीवारों पर लिखे मिले, मंदिरों की दीवारों पर भी लिखे मिले हैं, दीवारों पर। और इसके साथ साथ जो त्रिशूल है, त्रिशूल, त्रिशूल पर भी लिखे मिले हैं। और ये जो अभिलेख हैं ये 2 से 3 जो ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट, बीसी से लेकर 14 से 15वीं जो एडी है, यानी डोमिनो यानी ईस्वी के हैं, ईस्वी यानी ईसा पूर्व से लेकर के 14वीं 15वीं शताब्दी तक के जो शासकों ने यहाँ पर शासन किया उनके अभिलेख मिलते हैं और इन अभिलेखों से जानकारी मिलती है। देखिए, इन अभिलेखों की आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अभिलेख हैं बेसिकली ये किस भाषा में है, तो ध्यान रखना है ये संस्कृत, संस्कृत और पाली भाषा में है, पाली भाषा में है। और इनकी जो अधिकांश की लिपि है, लिपि यानी स्क्रिप्ट, लिपि, ये ब्रह्मी है, अधिकांशतः ये ब्रह्मी में लिखे गए हैं। और इन शिलालेखों की विशेषता ये है कि इनसे इनके राजनीतिक और प्रशासन की जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ इनकी वंशावली की जानकारी भी मिलती है। जैसे हम साहित्यों की अगर बात करते हैं तो कुछ लोक साहित्य भी जानकारी देते हैं। जो यहाँ के जो लोक साहित्य है, जो इनके जीवन चरित्र पे जानकारी की जानकारी, एक कुछ लोक गाथाएं भी मिलती हैं। वो लोक गाथाओं की अगर बात करें तो जागर आदि की जानकारी मिलती है। तो इसी तरीके से अगर हम पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें तो इसमें अभिलेख जो जानकारी देते हैं, इनकी वंशावली, बहुत से अभिलेखों पे चंदों की और पंवारों की वंशावलियों की जानकारी मिलती है। इनका प्रशासन कैसा था, इनका भौगोलिक विस्तार, इन्होंने कहां-कहां तक शासन किया आदि इनकी जानकारी देते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं यहां पर इनकी मुद्राएं, मुद्राएं यानी करेंसी। अगर इनकी मुद्राओं की बात करते हैं, मुद्राएं, तो बेसिकली ये मुद्रा ये धातु की बनी थी और धातु में रजत यानी सिल्वर यानी चांदी, और इसके साथ साथ तांबे की बनी थी, तांबे की बनी थी। और ये अधिकांश जो मुद्राएं हैं यहाँ पर जो कुनिंद, कुनिंद और जो योद्धे शासक हुए, योद्धे, इनकी मिली है। इनके मुद्राओं से इनके धर्म, धर्म, इनका, इनकी राजनीति कैसी थी, इनका समाज
और इनकी आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। आर्थिक स्थिति। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे हम भारतीय इतिहास में देखते हैं तो एक शासक था मेनांडर, और उसके सिक्के पर लिखा था धर्म चक्र परिवर्तन, जो इस चीज को इंडिकेट करता है कि वो बौद्ध धर्म को मानता है। अगर हम कनिष्क की बात करते हैं तो कनिष्क के सिक्कों की पे जो लिखा था वो उस पर बुद्ध का चित्र बना था, जो इस चीज को दर्शाता है कि वो बौद्ध धर्म को मानता है। तो धर्म की जानकारी आपने देखा होगा, जैसे भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा जो सोने के सिक्के चलाए थे वो गुप्तों ने चलाए, और सबसे जो भारी सिक्के चलाए वो कुषाणों ने चलाए, जो इस चीज को इंडिकेट करता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। लेकिन जहां गुप्तों ने एक और भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए, वहीं हम देखते हैं कि जो स्कंद गुप्त है उसके सिक्कों में मिलावट थी, जो इस चीज को दर्शाता है कि इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और यहीं से गुप्तों का पतन शुरू हो गया। तो जो सिक्के होते हैं वो आर्थिक स्थिति को भी दर्शाते हैं। देखिए, इनके मंदिरों की बात करें, मंदिर मंदिर इनके जो मंदिर हैं, यहाँ के इतिहास और इनकी जो संस्कृति थी उसका एक संस्कृति उसका एक अच्छा उदाहरण है। तो मंदिर उत्तराखंड में कई स्थलों से मिले हैं, क्योंकि उत्तराखंड को वैसे भी देवभूमि कहते हैं। तो ये जो मंदिर हैं, ये अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, बागेश्वर, बागेश्वर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमेश्वर, जागेश्वर आदि स्थानों से मिले। इनमें जो मूर्तियां होती थी, ये ध्यान रखना है आपको, मूर्तियां ये बेसिकली धातु की बनी होती थी, धातु की, ये पाषाण की भी बनी होती थी, पाषाण की, और इसके साथ साथ पाषाण के साथ साथ ये कास्ट, कास्ट माने यानी लकड़ी की भी बनी होती थी, लकड़ी, कास्ट, कास्ट की भी बनी होती थी। और जो मूर्तियां बनाई गई, ये जो वास्तुलिपि है इनकी, उसमें एक सुंदरता यानी जो अलंकरण किया गया है वो बहुत ही सुंदर है। तो देखिए, उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी के जो भी स्रोत थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, लेकिन ये ध्यान रखना है उत्तराखंड का जो इतिहास है इसे प्रॉपर तरीके से लिपिबद्ध नहीं किया गया है, जो मैंने पहले भी बताया था। उत्तराखंड के इतिहास को समझने के लिए जो अखिल भारतीय इतिहास है, यानी अखिल भारत के जो शासक होते थे, चूंकि उनके पैरेलल इन्होंने शासन किया है, तो उस इतिहास से उत्तराखंड के इतिहास को समझने में काफी मदद मिलती है। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। देखिए, जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी इसके बाद बिल्कुल सिक्वेंसली यूट्यूब पे आपको पूरा सिलेबस आपको मिलता रहेगा, और नेक्स्ट क्लास में चूंकि यहाँ से प्रॉपर कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जो भी क्वेश्चन बनने की संभावना है हर टॉपिक के बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो ये क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू।